हेलो। हाँ बोलिए बोलिए मैडम बोलिए। हाँ बोलिए मैडम बोलिए। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। हेलो आवाज आ रहा है? ऑनलाइन वाला अभी आवाज क्लियरली जा रहा है? एक सेकंड आवाज नहीं आ रहा है? अरे अभी ठीक है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। ठीक है तो एक बार नेटवर्क स्टेबल होने दीजिए। आई थिंक आवाज जाएगा। ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए कितना समझ में आता है। ठीक है ओके गाइस तो टैक्स का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग के साथ मॉर्निंग क्लास की है वो लोग कुछ मत बोलो। जो लोग के साथ फर्स्ट टाइम मेरा मुलाकात हो रहा है आप लोग से पहला बात करेंगे तो आप लोग ये आंसर देना प्लीज। ठीक है एंड प्लीज सब लोग आंसर जरूर दीजिएगा बिकॉज आप लोग का आंसर काफी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है टैक्स का मीनिंग क्या आप लोग के लिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू यू? ओके स्टार्ट्स विथ सर। नाम क्या आपका? बैठो बैठो बैठ के बोलो आराम से बोलो और तो नहीं है और तो क्या लगता है टैक्स के बारे में क्या मतलब है आपको? जो लगता है वो बिंदास बोल रहा हूँ। जब हम लोग सेल करते परचेस करते फिर यू मीन जीएसटी? आप जीएसटी के बारे में बोल रहे हो? सर वो तो एग्जाम्पल हो गया। मैं सिंपल से एक बात पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? यस सर द स्टूडेंट फ्रॉम चंदननगर। नाम क्या सर आपका? हाँ राजेश। यस राजेश टैक्स क्या है तुम्हारे हिसाब से? टैक्स क्या है? जो सरकार को देना पड़ता है वो टैक्स है। ओके फाइन। द मैडम लोग जो बैठे हो फोर बैक टू बैक बोलो आप लोग के हिसाब से क्या लग रहा है टैक्स? आप बोलिए मैडम जो एकदम लास्ट कॉर्नर में बैठी हो। हाँ आप जो लग रहा है वो बिंदास थोड़ा जोर से बोलेगा साउंड तक मेरे तक आए। ठीक है बोलिए। टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ओके मैडम आप सुनने में मतलब टैक्स सुनते कुछ ना कुछ तो साउंड आता है कि हाँ टैक्स मतलब ये होना चाहिए। वही बोल लो पूछो। अरे सही गलत तो बात का बात है वो तो हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग का सोच भी जरूरी है। बोलिए मैडम टैक्स क्या है आपके हिसाब से? जो लगता है कि ये टैक्स है आप बिंदास बोलिए। सही गलत तो बात का बात। हाँ बोलिए थोड़ा जोर से बोलिएगा। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट सेम क्वेश्चन आप लोग के लिए भी है तो प्लीज आप लोग भी बताइएगा। ठीक है कि क्या टैक्स का मतलब है। अच्छा ठीक है सर आप बोलो। স্যার বলবো हाँ बोलिए मैडम। ট্যাক্স হলো একটা ফিনান্সিয়াল অ্যামাউন্ট যেটা গভর্নমেন্টকে দিতে হয়। ओके ऑनलाइन पे राखी जी का आंसर आ रहा है टैक्स एक अमाउंट है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये एक आंसर आया। फाइन सर बोलो आप बोलो। हाँ अच्छा ओके फाइन सर। इनकम के ऊपर देते। ओके और कुछ? ओके मैडम आप टैक्स एक अमाउंट है जो हम लोग सरकार को देते हैं। ओके फाइन बोलो। ओके अच्छा मतलब वही इनकम टैक्स घूम फिर के आ रहा है। रिंग कैन पिंकी कुछ बोल रहे हैं आप लोग को? टैक्स इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और तुम्हारा क्या आंसर है? याद है? अच्छा सुनो ओके 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 आप लोग कुछ बोलोगे इधर से? मैडम यस बोलिए मेरे बैठ के बोलिए मैडम बैठ के बोलिए। किसी को चीज का किसी को चीज को यूटिलाइज करने के लिए आप जो पे कर रहे हो गवर्नमेंट को। हाँ ओके तो टैक्स क्या है इसके अंदर? टैक्स क्या है? आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बट टैक्स क्या है इसके अंदर? ओके अच्छा फाइन चलो
तो चलिए कुछ बोलना है तो कंपल्सरी मॉनेटरी पेमेंट छोड़ के, वो याद है? अच्छा सुनो दोस्तों, एक बात सबको पॉइंट में क्लियर था कि हर एक के पॉइंट में एक कॉमन पॉइंट था, गवर्नमेंट। तो इतना तो कंफर्म है कि टैक्स का जो पैसा वो किसको जाएंगे? गवर्नमेंट को जाएगा। वेरी गुड। लेकिन सर यहाँ पे ना मेरा एक छोटा सा डाउट है यहाँ पे। अच्छा, आई थिंक टैक्स लायबिलिटी दैट पेबल टू द गवर्नमेंट, कमल का आंसर। ओके फाइन, चलो थैंक यू बोथ द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट। टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज दैट वी पे टू द गवर्नमेंट। ओके, ज्योति का आंसर आया, फाइन चलो। अच्छा तो गाइज सुनो ध्यान से, लॉ में एक कहावत होता है कंसिडरेशन बोलते हैं। नाम सुना पहले कभी कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। लास्ट तक मेरा आवाज, पंडित जी मेरा आवाज जा रहा है, क्लियरली जा रहा है, तो सुन पा रहे हो ना? तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब आपने कुछ दिए हो, बदले में कुछ अब एक्सपेक्ट भी करते हो, इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन। लॉ में कंसिडरेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आज कुछ भी ले लो, आप मोबाइल फोन रिचार्ज से लेके कोई भी सामान परचेस करने के लिए जाओ, देखना आपको इनपुट उतना ही मिलेगा जितने के लिए पे किए हो, हाँ या ना? आपका बजट जितना होगा, सर्विस भी उतना ही मिलेगा और गुड्स भी उतना रिसीव होगा, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। ये सब नो, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो आज सरकार को हम लोग खाली टैक्स नहीं देते, टैक्स छोड़ के भी ऐसा बहुत सारा पैसा है जो हम लोग जाने अनजाने में सरकार को देना पड़ता है। जैसे कुछ चीज बाय कंपल्सन देना पड़ता है, कंपल्सन मतलब मजबूरी में देना पड़ता है, कुछ चीज बस ऐसे ही हम लोग दे देते हैं। तो कंपल्सन में क्या देते हैं? सपोज मान लो आपसे कोई गलती हुआ, गलती इन द सेंस आपने ट्रैफिक रूल वायलेट किए हो, आपने ट्रेन में चढ़े हो विदाउट टिकट और आप पकड़े गए हो, तो पेनलाइज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्या जाएगा? तो अगर आपके नाम पे चालान भरता है, आप उस चालान का पेमेंट करते हो, तो पैसे किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो फाइन्स एंड पेनल्टीज जो हम लोग गलती पे भरते हैं वो भी तो सरकार के पास ही जाते हैं। एग्री की नॉट एग्री? एग्री करते हो? आज ऐसा बहुत सारा टास्क है जो गवर्नमेंट से मिलता है हम लोग को, और उसके लिए पैसा देना पड़ता है। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आपको टू व्हीलर का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा, अलग चार्जेस होगा। हेवी गुड्स के लिए अप्लाई करना होगा, अलग चार्जेस होगा। पैसा कौन ले रहा है? आरटीओ ले रहा है, आपके नाम पे चालान भी दे रहा है। तो सरकार को टैक्स नहीं, टैक्स छोड़ के ये सब पैसा भी देते हो, लेकिन टैक्स जो हम लोग देते हैं और ये जो चीज देते हैं, दोनों में ना थिन लाइन डिफरेंस है जो टैक्स को अलग कर देते हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, टैक्स जो है वो सरकार को ही देता है। आप लोग एब्सोल्युटली करेक्ट हो, टैक्स सरकार को ही देना पड़ता है और हम लोग सरकार को ही देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, टैक्स छोड़ के और भी पैसा सरकार को देना पड़ता है। हाँ, सब लोग नहीं देते हैं, बट जिनको दरकार तो देते हैं। क्या टैक्स हर कोई पे करता है? जो उस सेगमेंट में आएगा भी पे करेगा। सेल परचेस करने जाओ या आपने इनकम टैक्स क्रॉस को, तब जाके होगा। तो सर बात तो तय है कि 120 करोड़ का आबादी जो है इंडिया का, 120 करोड़ लोग तो पे नहीं करेगा। ये तो वही करेगा जो कुछ उस दायरे में आएगा। एग्री की नॉट एग्री? मतलब लाइबिलिटी आएगा तब जाके होगा। यस सर, आई एग्री विथ यू। आगे तो ইয়েস सर, স্যার, যারা ইনকাম করবে তাদেরকেই ট্যাক্স দিতে হবে। यस मैडम, इनकम होगा तभी टैक्स होगा। तो आज एक बात आप बोलो, गलती जो करेगा फाइन तो वही भरेगा। आप सीधा चल के टीटी को फाइन कर लीजिए, फाइन लीजिए, एक महीना मुझे मत टिकट मत पूछना, ऐसा बोलोगे? गलती जो करेगा फाइन वही भरेगा। सर हेलमेट लेके नहीं निकले थे, पुलिस ने पकड़ लिया, तो गलती होगा। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर करेगा तो पेनल्टी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आज अगर आप कुछ पे कर रहे हो तो बदले में कुछ आपको मिल भी रहा है। क्या मिल रहा है? सुबह एक स्टूडेंट पूछा था, तुम्हें शायद पूछे थे ना, तुम्हें शायद पूछे थे ना, हाँ ठीक है, कि सर सरकार को फाइन पेनल्टी देते तो बदले में क्या मिलता है? तारीफ तो नहीं मिलता है, आप जेल नहीं जा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हर एक एक्ट में दो लॉ लिखा रहता है, आइदर इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी। तो आप पेनल्टी दी क्या चीज का अवॉइड कर रहे हो? इम्प्रिजनमेंट का अवॉइड कर रहे हो, तो भी एक तरह का तो ये हो गया। आज आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पता है ट्रेड लाइसेंस जरूरी है। म्यूनिसिपैलिटी एरिया हो या पंचायत एरिया हो, यू हैव टू अप्लाई फॉर व्हाट? ट्रेड लाइसेंस। तो आज आप ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जाओगे, सबसे पहले पूछेगा बिजनेस क्या चीज का है। मैन्युफैक्चर के लिए अलग पैसा, ट्रेडर के लिए अलग पैसा और फैक्ट्री के लिए अलग पैसा। तो जितना बड़ा बिजनेस होगा ट्रेड लाइसेंस का चार्जेस भी उतना बढ़ जाएगा। और वैसे भी बहुत सारा शॉप होता है जो खोलने के लिए सरकार से परमिशन भी पैसे देकर लेना पड़ता है। कैसे? लिकर शॉप, नाम तो सुना ही होगा। तो लिकर शॉप खोलने के लिए आपको पता लाइसेंस लेना पड़ता है। आज एक गाड़ी परचेस करने जाओगे ट्रांसपोर्ट में देने के लिए, तो देखना नंबर प्लेट दो तरह का होता है, व्हाइट और येलो। तो व्हाइट का जितना नंबर प्लेट होता है वो सब प्राइवेट रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए उतना पैसा का दरकार नहीं। लेकिन येलो नंबर प्लेट होता है उसका कॉमर्शियल होता है, उसके लिए पैसा अलग से देना पड़ता है, उसको परमिट बोलते हैं, जिसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। मालूम है ना सब बातें? तो आपके सब फ्री में मिलता है कि पैसे देना पड़ता है? पैसा किसको देते हैं?
तो सरकार खाली टैक्स दे रही है कि ये सब भी दे रहा है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये सब थिंग एंड टैक्स? तो डिफरेंस क्या है? ये जो हम गवर्नमेंट की सब दे रहे हैं और जो टैक्स हम लोग को देना पड़े, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस है कंसिडरेशन का। मतलब सर आज आप टू व्हीलर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो पैसा टू व्हीलर का ही लगेगा, आई थिंक 300 या 400 कुछ लेता है शायद। फोर व्हीलर का थोड़ा ज्यादा, हेवी का थोड़ा ज्यादा, हेवी मतलब जो लोग हेवी गुड्स के लाइसेंस, ट्रक वगैरह के लाइसेंस पे अप्लाई करते हैं। डन? यस और नो? तो सर सरकारी तो देने वाला होता है ना लाइसेंस, आरटीओ इशू करता है ना। तो आज हम जितने का पैसा देंगे उतने का सर्विसेज मिलेगा। लेकिन आज अगर आप 5 लाख रुपए टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से एक बात पूछो तो, डियर गवर्नमेंट आई हैव पेड 5 लाख इनकम टैक्स दिस ईयर, ये रसीद है उसका। मुझे आपसे एक सिंपल सवाल करना है गवर्नमेंट से, मुझे आप कहां से 5 लाख का बेनिफिट दो, जवाब दो। गवर्नमेंट आपको प्यार से बुलाएगा चाय पे चर्चा करने पे? गवर्नमेंट ऑफिस बैठ के बात करते, पूरा चीज समझा देंगे 5 लाख का। क्या बोलेगा पता है? आपका लाइबिलिटी था, आप चुपचाप दियो, अच्छा नागरिक हो, सवाल जवाब मत करो। सवाल जवाब आपका नहीं है, आपका लाइबिलिटी था, आप दियो, बात खत्म। तुम बोलोगे सर वेयर इज द कंसिडरेशन? यही तो डिफरेंस है कि आज अगर मुझसे गलती होते है, फाइन देके मैं छूट जाता, बिकॉज लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। आज मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, उसको अगर लीगलाइज करना है तो आई हैव टू अप्लाई फॉर द ट्रेड लाइसेंस, राइट? और उतना ही मिलेगा जितने का मैं पैसे दे रहा हूँ। 1500 में 100 स्क्वायर फीट का रजिस्ट्रेशन होगा, 1000 स्क्वायर फीट का नहीं होगा, दुकान का एरिया का बात कर रहा हूँ। तो आज मैं पैसा उतना ही देता हूँ, सर्विस उतना ही मिलता है। लेकिन व्हाट अबाउट द टैक्स? आज अगर कोई 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देता है, देता तो है 1 करोड़ रुपए टैक्स, इंडिया में ऐसे बहुत सिटीजन है जो 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देता है पूरा साल का। तो गवर्नमेंट का उसको हिसाब करके बोल पाएगा कि डियर सर एंड डियर मैम, आपने 1 करोड़ रुपए टैक्स दिए हो, ये बेनिफिट आप मुझसे लिए हो, पॉसिबल है? क्योंकि जो सड़क आप भी यूज करते हो, वो सड़क हम लोग भी यूज करते हैं, वो सड़क टैक्स पेयर भी यूज करते हैं। कभी ऐसा रेट चार्ट दिखा कि एक बार सड़क चढ़ोगे तो 10 रुपए टैक्स से सेट ऑफ हो गया? ऐसा रूल आया? कभी आएगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट जो हम लोग को देता है बेनिफिट में, वो कॉमन वेलफेयर के लिए देता है। कॉमन वेलफेयर मतलब टैक्स पेयर नॉन टैक्स पेयर सबके लिए देता है। तो टैक्स में ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि टैक्स के बदले में रिटर्न जो है, रिटर्न मतलब जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, वो इक्विवेलेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया ये वाला पार्ट? तो बात जब टैक्स का होगा, डेफिनेशन जब टैक्स का पूछा जाएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है डेफिनेशन टैक्स के अंदर ही रखिएगा। इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम, ये तो एग्जाम्पल होगा। जब बोले थे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, तो सर वो तो एग्जाम्पल होगा। आई एम नॉट आस्किंग एग्जाम्पल, सिंपली एक मीनिंग पूछा था, टैक्स शब्द का मतलब क्या है, इंडिया में टैक्स का मतलब क्या है। तो टैक्स एक तरह क्या है? अमाउंट है। किनको देना है? बोलो, आप लोग बताए थे किनको देना है? गवर्नमेंट को देना है। आज लास्ट में और एक चीज ऐड किए, देने के बाद कुछ लेने जब जाएंगे, वो मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, ज्यादा भी मिल सकता है, मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं मिलेगा। प्रोपोर्शनेट समझते हो ना? 1 लाख पैसा दियो तो 1 लाख जैसे आपको मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट। तो टैक्स अगर जब 1 लाख रुपए दे रहे हो, तो बदले में 1 लाख का बेनिफिट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टैक्स एंड अदर चार्जेस। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ आर क्लियर? किसी कोई आर्गुमेंट है कर सकते हो, क्वेश्चन है पूछ सकते हो। क्या चीज का? टैक्स समझे नहीं? टैक्स टैक्स आप 1 लाख रुपए पे किया, वेरी गुड। गवर्नमेंट का सुविधा, आपको जो मोहल्ला है पूरा एकदम सफाचक रोड है, कभी बिजली जाते ही नहीं है, तो पर्सनली क्यों मांगना है? गवर्नमेंट सरकार सबका है ना, पर्सनली चाहिए नहीं है सर, ठीक है? सरकार सब खोल दी है, सरकार सबका है, ठीक है? यस, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो आप लोग। यस नो? मैडम लोग क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? पक्का? सर लोग लिख लूं डेफिनेशन को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा आवाज क्लियरली गया? कमाल, राखी, यस सर। कुछ बोले हैं आप लोग को? सर मैं तो नोट डाउन करूंगा, तो लिख लेता आ जाओ टैक्स का डेफिनेशन। স্যার রেকর্ডিংটা অন করে দিন। रिकॉर्डिंग हो रहा है मैडम?
So tax is a compulsory monetary payment. ए किसको देना है पैसा? सरकार को? गवर्नमेंट। चलिए पब्लिक बोले सरकार को। पक्का? हाँ सर पक्का। एक पैसा देने के बाद कुछ एक्सपेक्ट करे। 10 लाख टैक्स दे, 10 लाख एक्सपेक्ट कर ले सर, खबरदार भूल से भी नहीं, ठीक है? क्योंकि संविधान बोल रहे हैं आपको, क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं कि विदाउट प्रोपोर्शनेट रिटर्न, विदाउट प्रोपोर्शनेट रिटर्न। इसको थोड़ा बड़ा करे, इसको थोड़ा बड़ा करे। अब पीछे में जो बैठे हो सैल लोग, मैडम लोग, अभी दिख रहा है पूरा? तो और बड़ा करूं? खुद ही दिखाई दे रहा है? अगर हम चेक कर लेते, ठीक है? तो मूव कर ही सकता हूँ, हाँ, आराम से दिख रहा है। तो आवाज इतना तक आ रहा है? बोल दो। सर। हाँ जी बोलिए। जी सर, अभी ये लिंक ज्वाइन किया तो मेरे को पता नहीं है कौन सा क्लास चल रहा है सर। मैम आज हम लोग टैक्स का इंट्रो पढ़ रहे हैं। व्हाट इज टैक्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्स। तो आप जो मिस करेगा, अभी हम लोग टैक्स का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, टैक्स का मतलब क्या है। तो जो आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपका मैडम, यही हम लोग पढ़े, अभी डिस्कस किए। टैक्स जो है वो हम लोग को सरकार को देना पड़ता है, कंपलसरी देना पड़ता है, और देने के बाद बदले में जो रिटर्न है। जी सर, ये डीटी का क्लास है ना सर? हाँ जी हाँ जी, ओके सर, ये फर्स्ट क्लास है ना अभी? यस यस, फर्स्ट क्लास। सर आज से स्टार्ट हुआ है ना कि और? हाँ जी हाँ जी, आज से स्टार्ट हुआ, आज से जस्ट ये अभी कितना घंटा, आधा घंटा भी नहीं हुआ। ठीक है सर, क्योंकि लिंक अभी अभी आया है इसलिए मैंने सोचा ये कब से चल रहा है। नहीं, जस्ट 10-15 मिनट हुआ, ठीक है? ठीक है गाइस मुझे कंफर्म करो, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन सबको क्लियर है? हर एक शब्द क्लियर है? হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। विदाउट प्रोपोर्शनल रिटर्न का मतलब समझ में आया? बदले में रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। अच्छा गवर्नमेंट क्या बोलेगा? मिलेगा ही नहीं, जाओ बात खत्म, टैक्स की बात खत्म, कि मिलेगा? तो रुको जरा, सबर करो, मिलेगा, ऐसा वाला बात। बट मिलेगा ही ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग करो, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स। इंडिया में कितना तरह का टैक्स पाया जाता है? चलो पब्लिक का आंसर एकदम रेडी है, बहुत प्रोएक्टिव बच्चे हैं सब। স্যার দুটো, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैडम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में बात करिएगा ताकि सब कुछ समझ में आए। ओके, बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग मुझे हिंदीতে বলতে हैदराबाद, হবে স্যার? अहमदाबाद, हिंदी इंग्लिश আচ্ছা तो স্যার। करिए, सबको समझ में आए ना। रीजनल लैंग्वेज थोड़ा अवॉइड करिए प्लीज, नहीं तो सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोलता हूँ। मुझे समझ आ जाता है बट बोलो कितना तरह का टैक्स पाया जाता है? पब्लिक पूरा जोश में, गुड, माशाल्लाह। ऐसे जोश बरकरार रखना पूरा क्लास में, समझ जाएंगे हम लोग। रिंग की छोड़ के सबको समझ में आ गया तो? रिंग की या श्रुति, तुम लोग को सच में समझ में आ रहा है? वैसे शक्ल बंगाली के 5 की तरह क्यों बना लिया? वैसे इधर बैठो तुम, उधर कोई जगह बैठो, सामने से दिख रहा है सब कुछ। तो तुम तो चैंपियन हो, आई नो दैट, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? तुमसे एक्सपेक्टेशन ऊपर का है। अच्छा सुनो गाइस, कुछ चीजें अभी डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। ये चाहे इंडिया हो, यूके हो, लंदन हो, पेरिस हो, कहीं पे भी हो आप, ये रूल सबके लिए सेम है कि कोई भी टैक्स को वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, कौन सा पैरामीटर को बेस करके पहचान। रिपीट, कोई भी टैक्स, सपोज मान लो दुबई में चले गए हो, तो दुबई में देखना वैट है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन है सर इंडिया का वैट तो इनडायरेक्ट टैक्स था, दुबई का वैट भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्वेश्चन अगर माइंड में आए तो आंसर में दे देना कि कौन सा पैरामीटर के ऊपर बेस करके आप डिसाइड करोगे ये टैक्स जो है ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। तो 2 पैरामीटर है, यूनिवर्सल पैरामीटर याद रखिएगा। चलो पब्लिक बोल रहे हैं तो हम लिख दे रहे हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स,
इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। सच में उससे हवा आ रहा था, उससे हवा आ रहा था इसी से। चलो कोई बात नहीं। अच्छा स्टार्ट करें, सुनो ध्यान से। आज के बाद अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गाइस प्लीज ध्यान से सुन लो। स्टूडेंट का कॉमन आंसर होता है सर जो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और जो टैक्स इनडायरेक्टली दिया जाता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये स्टूडेंट मतलब ये आंसर स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, इंटरव्यू में कंफ्यूज हो गए तो बोल क्या डायरेक्ट टैक्स तो सीधा गवर्नमेंट के पास जाके बोले ये लो टैक्स तुम्हारा, और इनडायरेक्ट मतलब कबूतर को भेज देंगे। हाँ ना, कबूतर एक टाइम पे ये सब चीज करता था। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसा पेमेंट का बात नहीं है, बात कुछ और है यहाँ पे। तुम और दिमाग मत लगाओ यहाँ पे और कंफ्यूज मत करो। सुनो ध्यान से, अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड, बीच में एंड है और नहीं, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स अगर सेम पर्सन के ऊपर जाता है, रिपीट, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स अगर एक ही जन के ऊपर जाता है तो वो टैक्स ऑलवेज डायरेक्ट होगा, और अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स अगर अलग अलग पर्सन के ऊपर जाता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। ये सुनने के बाद स्टूडेंट बोलो सर ये बात तो हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि सर ये दोनों का मीनिंग भी तो समझना जरूरी है। ये जो आप लिखे हो इंसिडेंस, ये जो लिखो हो इम्पैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? आंसर तो बहुत सिंपल है, ये दोनों की एक, दोनों एंड है बीच में, हाँ, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट अगर सेम पर्सन के ऊपर जाता है तो क्या टैक्स माना जाएगा? इट्स डायरेक्ट टैक्स, और अगर डिफरेंट हो गया तो इट्स इनडायरेक्ट टैक्स। सर इतना तो पता चल गया, आप मतलब इसके मीनिंग क्या है सुनो ध्यान से। सरकार का हक है ना टैक्स के ऊपर कि पब्लिक का हक है? टैक्स का पैसा किसको दे दो, लिखो आप लोग अभी, किसको दे दो? सरकार को दे दो। तो टैक्स के ऊपर हक किसका है? सरकार का है। तो सरकार तक टैक्स जो देने हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस। टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, सरकार को टैक्स देना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस। और टैक्स मतलब पैसा, तो पैसा कहाँ रहता है? जेब में रहता है। तो जिसका, सीधा हिंदी में बोलो तो जिसका जेब से पैसा जाएगा वो होता है इम्पैक्ट, और बर्डन और लाइबिलिटी। तो सरकार को पैसा मिला, कोई तो अपना जेब से वो पैसा निकाला, तो जो अपना जेब से पैसा निकालेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट और बर्डन ऑफ टैक्स। तो सरकार को देने वाला और जेब से निकालने वाला दोनों अगर एक ही जन हुआ, उस टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। और सर सरकार को देने वाला और जेब से निकालने वाला दोनों अगर अलग अलग हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स इनडायरेक्ट टैक्स। समझ रहे हो? एग्जाम्पल में मैं अभी समझा दूंगा, पहले आप लोग बोलो इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मीनिंग समझ में आया आप लोग का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स? एनीवन डाउट? तो लिख लो एक लाइन इसके नाम पे प्लीज। किसी का भी कंफ्यूजन है तो, हाँ विशाल बोल रहा हूं। गाइस क्या मैं फास्ट बोल रहा हूँ कि ठीक जा रहा हूँ कि स्लो करूं? सर ठीक है कि फास्ट जा रहा हूँ? मैडम लोग समझ गए हो ना आप लोग? स्लो कर दूं क्या? और मतलब आवाज का तेज नहीं, मतलब बोलना स्लो कर दूं कि ठीक जा रहा हूँ? बोल देना मुझे प्लीज, हाँ, जो लोगों से फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा हूँ। ऑनलाइन वालों सही है ना कि थोड़ा और स्लो जाऊं? हाँ सर सही है। चलो थैंक यू। अच्छा ये फिरिंगी वाला शब्द है हम लोग लिख दिए है, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एंड बर्डन ऑफ टैक्स। तो आप लोग पहले बोलो टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट एंड बर्डन का मीनिंग समझ में आया? टैक्स के ऊपर हक किसका है? गवर्नमेंट का। तो किसी को तो गवर्नमेंट को जाके देना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट आपके पास आएगा क्या आपको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। तो आप जो गवर्नमेंट को देने जाओगे तो उसको हम लोग क्या नाम दिए? इंसिडेंस। सर क्या देने जा रहे हो गवर्नमेंट को? इज्जत की पैसा। मतलब गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट देने जा रहे हो कि पैसा देने जा रहे हो? सर गवर्नमेंट को पैसा देने जा रहे हो। पैसा तो किसी का जेब से निकाला जाएगा, रिस्पेक्ट गवर्नमेंट आपको करेगा। गवर्नमेंट रिस्पेक्ट करता है सर हम लोग को। न्यू सिस्टम में ऐसा आया है कि अगर आप 1 लाख का ऊपर टैक्स पे करोगे तो आपके नाम पे मोदी जी साइन किए हुए एक सर्टिफिकेट आएगा, सिल्वर सर्टिफिकेट।
10 लाख टैक्स पे करोगे तो गोल्ड सर्टिफिकेट, 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स करोगे तो डायमंड सर्टिफिकेट। तो सर ये सर्टिफिकेट दिखा कि क्या मुझे अक्षय कुमार के साथ सेल्फी मिल सकता है? अब ये बता, ठीक है, वो भी तो हाईएस्ट टैक्स पेयर है ना, ठीक है। हाँ नहीं, वो सर्टिफिकेट आता है, वो साइन, सर का साइन रहता है पूरा। हाँ, पूरा मोदी जी का फाइनेंस मिनिस्टर रहता है। हाँ, वो सर्टिफिकेट दिखा के तुम्हें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। अगर मतलब ट्रैफिक पुलिस से रोक लिया, तुम सर्टिफिकेट दिखा दिया, गोल्ड यूजर, वो भी मोदी जी का सर्टिफाई किया हुआ, तो अब तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम्हें सैल्यूट करेगा कि बोलेगा ठीक है सर जाइए एंड ऑल दैट आई डोंट नो, बट गवर्नमेंट ऑनर करता है। मतलब आप लोग कंप्लेन करते हो ना, गवर्नमेंट क्या करते है, गवर्नमेंट आपको ऑनर करते है, पहचान लेते हैं आप। 120 करोड़ का आबादी के अंदर आप हो, कुछ हीरा, कुछ सोना, कुछ चांदी, कैसे पे कर ले, ठीक है। क्या चीज का लॉजिक? एंगेजमेंट में तुम्हें रिंग पहना तुम्हारा ससुर जी, क्या लॉजिक है? लॉजिक बोलो, क्या लॉजिक है? शगुन है ना, शगुन है ना। अच्छा एक विशाल, शगुन है ना वो। सर ये तो शगुन है ना इंडिया में, तो मोदी जी भी ऐसा शगुन निभा रहे हैं, ठीक है। चलो गाइस लिखो। अच्छा एक लाइन लिख लो, अच्छा ये लाइन लिख लो ना, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन सेम पर्सन टू डायरेक्ट टैक्स है, कि लिखे ना कि नहीं? हो गया ना। अच्छा एक बार जीएसटी का एग्जांपल लेते हैं। जीएसटी के क्या होता है, जीएसटी की इनडायरेक्ट टैक्स एक बार बोल देते हैं ना, सुनो ध्यान से। सपोज मान लो हमने कोई सामान परचेस किए जिसका दाम है मान लो 10,000 रुपए, सामान का दाम क्लियरली एविडेंट है। और अच्छा छोड़ो उसको छोड़ो, ऑनलाइन शॉपिंग जब हम लोग करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन या कहीं पे भी, जो फाइनल प्राइस हम लोग चुकाते हैं क्या वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी होता है कि इंक्लूसिव जीएसटी होता है? अमेजोन फ्लिपकार्ट में जो प्राइस आता है वो इंक्लूसिव होता है। मिंत्रा, जबोंग, टाटा क्लिक, अजियो में जो प्राइस आता है वो धोखा होता है, ठीक है, वो किए नहीं है। अजियो या टाटा वो तो कुछ हाँ कैटेगरी सर, धोखा ही होता है। मिंत्रा में तुम एक चॉइस किए हो, प्राइस दिखा रहा है 6,000, प्लेस ऑर्डर करने जाओगे 5% जीएसटी ऐड हो जाए। फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं करता, तो कोई दूसरा शॉप पर से तुम किए हो शायद दिखा होगा, सब में नहीं होता। मिंत्रा में क्लास के बाद तुम दिखा, मैं दिखा दूंगा। अजियो में, टाटा क्लिक में ऐसा नहीं होता। फ्लिपकार्ट अमेजन में जेन्युइन है, मतलब जेन्युइन मतलब अगर 3,999 प्राइस है इट इंक्लूसिव एवरीथिंग। मिंत्रा जबंग में ऐसा नहीं होता, वो प्राइस कुछ और दिखेगा, तुम जैसे प्लेस ऑर्डर करने जाओगे लेकिन एडिशनल जीएसटी ऐड करेगा और भी ऐड करेगा, डिलीवरी चार्जेस ऐड करके थोड़ा बढ़ा देता है। तो ये करता है, मतलब उसका ऐसे बहुत सारे सिनारे करते हैं। एनीवे मेरा टॉपिक वो नहीं था। एक सेकंड गाइस, क्वेश्चन। आज मान लो हमने कोई एक फोन बुक किया जिसका दाम मान लो 10,999 का दाम है, तो जैसे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरा अकाउंट से अगर पेमेंट करूंगा 10,999 ही जाएगा। तो जब सामान डिलीवर होगा तो डिलीवरी बॉय मुझसे जीएसटी अलग से लेगा कि पे जीएसटी एंड कलेक्ट द फोन की, सब पेड है, सब पेड है। तो आज जैसे आपके पास इनवॉइस आ रहा है, आप देख रहे हो इनवॉइस का ब्रेकअप, 7,999 जो है वो फोन का दाम था और बाकी देखना टैक्स के नाम पर आपसे ले लिया गया। यही होता है, देखना ऑनलाइन पे कोई भी इनवॉइस चेक करोगे नहीं आएगा। हाँ सर, हाँ सर। यस यही आएगा। तो आपने प्राइस कितना पे किया? 10,999, दैट इज इंक्लूसिव जीएसटी। तो आपने जीएसटी का पैसा सरकार को दिया कि फ्लिपकार्ट वालों को दिया? क्या फ्लिपकार्ट सरकार है कि वो सप्लायर है? सप्लायर है, तो वो आपसे टैक्स का पैसा ले लिया, लेके वो अपना जेब से रख दे कि सरकार को देगा। तो सरकार को देने वाला कौन है? फ्लिपकार्ट। तो इंसिडेंस फ्लिपकार्ट के ऊपर। पैसा क्या फ्लिपकार्ट का जेब से निकल रहा है कि कस्टमर का जेब से निकल रहा है? कस्टमर का जेब से निकल रहा है। सेम पर्सन की डिफरेंट पर्सन? तो आप ही लोग बता दो जीएसटी डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है? समझ आया? तो कोई भी टैक्स डायरेक्ट है या कोई भी टैक्स इनडायरेक्ट है, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा? टैक्स का इंसिडेंस एंड टैक्स का इंपैक्ट। अगर इंसिडेंस एंड इंपैक्ट सेम की डिफरेंट, सेम हुआ तो डायरेक्ट होगा, डिफरेंट हुआ तो इनडायरेक्ट होगा। कोई किसी का शक का सवाल है? इज दैट क्लियर? नो सर। ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑल क्लियर? शैल आई प्रोसीड? याद रहेगा? ठीक है, पूछ लेंगे। ठीक है विशाल, आंसर मिल गया? अच्छा नेक्स्ट। अच्छा हम लोग का इंडिया में और एक चीज हम लोग के साथ होता है, सुना गया, सुनो। क्लास कौन सा है? टैक्स का है। तो आज अगर ये इनडायरेक्ट टैक्स का क्लास होता और मान लो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में सारा चीज कवर करना होता, तो आप लोग के साथ और एक टॉपिक ऐड होता
कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। फिर इनकम टैक्स जब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि टैक्स लायबिलिटी काफी नहीं है, गवर्नमेंट 4% और चार्ज करता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे। इसका धीरे धीरे पता चले, इसकी टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। तो पहला टर्मिनोलॉजी क्या बोल रहा हूँ, ड्यूटी। एक टैक्स का नाम में आएगा कस्टम ड्यूटी, बहुत पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, तो ड्यूटी आ गया। फिर ड्यूटी के बाद गवर्नमेंट आपके ऊपर और चार्ज करेगा, क्या चार्ज करेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोल के। कितना परसेंट, 4% चार्ज करेगा। तो आप बोलोगे सर ये तो क्या टैक्सेबल हो लग जाएगा, ठीक है। आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्लास हम लोग टैक्स का पढ़ रहे हैं और देने जब जा रहा है तो सेस भी आ रहा है, ड्यूटी भी आ रहा है। तो हम लोग तो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसके अंदर ये सेस नाम गवर्नमेंट क्यों आएगा, एक्स्ट्रा पैसा लेता है, हाँ 4% और लेगा। मतलब 30% अगर टैक्स हुआ तो 30% के ऊपर 4% और देना पड़ेगा। तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, 30 के ऊपर 4% मतलब 1.2 तो टोटल आपका देना पड़ेगा 31.2। आप सोचे गए तो 30% टैक्स देना है, बट आपका टैक्स लायबिलिटी होगा 31.2। क्यों, सेस ऐड कर दिया। तो आपके मन में सवाल आएगा सर दे तो टैक्स रहे थे, पर ये सेस शब्द अचानक से कहां आ गया। फिर कुछ जगह पे देखते हो ड्यूटी ड्यूटी करके आ रहा है। तो क्या सर ये इसका लॉजिक का ये है कि इनकम के साथ टैक्स अच्छा लग रहा था, तो इसका जब नामकरण हुआ इनकम टैक्स जोड़ दिया। कस्टम के साथ टैक्स जा नहीं रहा था तो कस्टम ड्यूटी डाल दिया। क्या ऐसा रीजन है कि वैलिड कोई रीजन होगा, क्या लगता है। बट आई एम ट्राइंग टू से दैट क्या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टैक्स, ड्यूटी, सेस, ये तीनों सेम है कि देयर इज अ डिफरेंस। तो पूछ रहा हूं क्या डिफरेंस है। आप लोग बोलोगे स्पेलिंग, स्पेलिंग का छोड़कर क्या डिफरेंस है, एनी आइडिया। पहले बोलो क्वेश्चन समझ में आया। सर पढ़ रहे हम लोग टैक्स, तो टैक्स का डेफिनेशन दीजिए ना। आप टैक्स पढ़ते पढ़ते कहीं बोलो ड्यूटी, फिर बोलो सेस, तो सर कोई डिफरेंस है कि ऐसे ही है, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो हेडिंग करो डिफरेंस बिटवीन द टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। मॉर्निंग वाले बच्चे लोग लिख लो, ये मॉर्निंग पे नहीं पढ़े आज जानबूझ के, मुझे पता है आज जीटी क्लास है तो कुछ तो अलग करना है। डिफरेंस बिटवीन द टैक्स, ड्यूटी एंड सेस, CESS। टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। बोले स्टार्ट करें, आइए शुरू करते हैं। क्या डिफरेंस है। अच्छा टैक्स का मतलब बोलना जरूरी है कि ऑलरेडी पता है आपको, अभी तो उसके लिए चल जाता ना, कंपलसरी के ऑप्शनल। ए टैक्स पे करना कंपलसरी के ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या बोल रहे हो भाई। विशाल टैक्स इज अ कंपलसरी, तो लाइबिलिटी आएगा तो कंपलसरी हो जाएगा भाई। टैक्स इज अ कंपलसरी, मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी। अच्छा मॉनेटरी का मतलब पता है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा रोकड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है, और देने के बाद रिटर्न मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। सर व्हाट अबाउट द ड्यूटी, ड्यूटी क्या है। मतलब हम लोग सुने नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी, ये ड्यूटी का बात हो रहा है कि और कोई ड्यूटीज का बात हो रहा है यहाँ पे, आइए देखते हैं। आप लोग तो सुनने के बाद पहले वही ड्यूटी याद आता होगा, मॉर्निंग ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, ये तो होता है ना ड्यूटीज एंड ऑल दैट। टैक्स में ड्यूटी शब्द का क्या मतलब है, आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। कस्टम ड्यूटी को लेकर चलते हैं, बिकॉज कस्टम ही है, एक्साइज तो हट गया, जीएसटी आने के बाद कस्टम है। तो आपको पता है कस्टम ड्यूटी क्यों अप्लाई होता है। सामान जब देश के बाहर से लेके आओगे तो कस्टम अप्लाई होता है। If you are importing any goods from outside India, if you are importing service from outside India, तो कस्टम अप्लाई हो जाएगा। मतलब सर, मतलब सपोज मान लो हम लोग के अनिश अपना एरिया पे मोबाइल फोन का शॉप ओपन कर लिया और इसका पहले ऑर्डर है आईफोन का। तो आईफोन का कहानी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसका जो कर्टेन होता है उसमें 8 फोन रहता है, कोई भी मॉडल ले लो, XS, XS Max, 12, 11 व्हाटएवर, 8 फोन का ऑर्डर देना पड़ेगा। विदाउट 8 में ऑर्डर लेते नहीं, मतलब मैं B2B का बात कर रहा हूँ। B2B समझ रहे हो ना, मतलब जो खरीद रहे हैं बेचने के लिए, खुद फैमिली में बांटने के लिए यूज नहीं कर रहे। सोचो कैसा फैमिली हो जाए आईफोन बांट रहे होता ही होगा अंबानी फैमिली में, ऐसे थोड़ी है। अच्छा anyway, जो भी है, सो 8 आता है एक एक आइटम में, ठीक है।
तो भाई साहब ने 2 कार्टन का ऑर्डर दे दिया। तो कैलिफोर्निया से इंपोर्ट होता है एप्पल का, जहां से इंपोर्ट होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो ये भाई साहब जो वेंडर है आउटसाइड इंडिया का, सारा दाम दे दिया। कितना दाम होता है, पैसा पहले ही देना पड़ेगा। क्या लगता है कैलिफोर्निया से उधार में माल देगा? कल अगर माल ने पैसा ना दिया तो कैलिफोर्निया से इंडिया आएगा पैसा लेने के लिए, तो पहले पैसा उसके बाद डिलीवरी। सर अगर एप्पल ने डिलीवर नहीं किया तो सर वो एप्पल है, वो करेगा, उसका ब्रांड वैल्यू का नाम इज्जत है मार्केट में, ठीक है, वो ऐसा फालतू काम नहीं करेगा। तो सर वो डिलीवर कर दिया, तो सामान कहाँ आएगा सबसे पहले? क्या फ्लाइट आसमान से छोड़ देगा लो कैच, क्या डिलीवर होगा? या तो जहाज से आएगा या तो उड़ के आएगा। ट्रेन से आने का चांस है यूरोप से, अमेरिका से चांस है, बाय रोड भूल ही जाओ, ठीक है। आते आते एप्पल पर 2-3 फोन और लॉन्च हो जाएगा। तो सर फ्लाइट से आया, हम लोग का जो कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे लैंड किया कार्गो वाला सेगमेंट में। तो जैसे ही भाई साहब फोन लेने गया तो वहां पे ऑफिसर रोक लिया, क्या सामान है? तो भाई साहब ने बोला कि सामान है मेरा फोन, ये मेरा बिल है, सब कुछ है, सब पेड भी है सर, फोन दीजिए जल्दी, कस्टमर वेट कर रहा है। तो कस्टमर डिपार्टमेंट बोला रुकिए सर, और भी फॉर्मेलिटीज है। क्या फॉर्मेलिटीज? ये जो फोन आप इंडिया में लेके आए हो इसके ऊपर 10% कस्टम ड्यूटी हो, मतलब और पैसा, हाँ और पैसा। बोलेगा फिर रुको, और भी एडिशनल कस्टम ड्यूटी के नाम पे और 18% भरो। क्यों सर? क्योंकि एप्पल का फोन में 18% जीएसटी लगता है इंडिया, लग्जरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो और 18% जोड़ो तो 10 + 18 कितना होगा? 28। कहां से लेके आया सर? यूएस से। 10% एंटी डंपिंग ड्यूटी और जोड़ो, ठीक है, 38% टैक्स। तो आईफोन महंगा इसलिए होता है बिकॉज इतना सारा लंबा चौड़ा लिस्ट आता है टैक्स, ठीक है। बोले रुको जरा, क्या मॉडल लेके आओ? बोले सर आईफोन 12 प्रो, लग्जरी प्रोडक्ट, हाँ 28% सेस और जोड़ो। बोल रहे सर मेरा कंसाइनमेंट था 2 लाख का, आपने टैक्स दे दिया और 1 लाख का। बोले हाँ, नहीं देंगे तो फोन हम लोग का। तो ये लोग धरना पे बैठ जाए एयरपोर्ट में, फोन नहीं दे रहा है, हैशटैग बोल के कुछ डाल रहा है यूट्यूब में, ये फोन ले रहा है, तो बोलेगा भाई तुम ही गलत हो। रूल यही है कि बाहर से जब सामान आएगा तो सबसे पहले उस सामान को जो ड्यूटी होता है वो पे करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई साहब कहीं से पैसा जुगाड़ लगा के ड्यूटी दे दिया, सामान लेके आ गया अपने दुकान पे। तो जितना सारा ऑर्डर लेता कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो जब ये भाई साहब फोन बेचेगा इंडिया में तब ये कुछ टैक्स चार्ज करेगा? क्या चार्ज करेगा? जीएसटी चार्ज करेगा। ये कस्टम चार्ज करेगा क्या? ये क्या जीएसटी चार्ज करेगा? लोकल मार्केट में क्या चार्ज होता है? जीएसटी। तो जैसे ये दुकान पे फोन लेके आया और कस्टमर को जैसे डिलीवरी करना चालू किया तो फोन का दाम प्लस जीएसटी चार्ज करना चालू किया। अब ये जीएसटी तुम किसको दोगे? सरकार को। लिटरली भाई साहब 2 बार पैसे दे रहे सरकार। कब कब? एक जब सामान लेके आया तब, और दूसरे वजह सामान बेचा है तब। फिर इसको एहसास हुआ कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो सारा पैसा तो सरकार ही लेके जाएगा, हम क्या करें? सही बात है। बिजनेसमैन टेंशन तो इसलिए रहते हैं। टोयोटा कंपनी नाम सुना हो ना? मार्केट शेयर की अगर बात करोगे, टोयोटा, फोर्ड, ये होता है नंबर 1 अगर गाड़ी मैन्युफैक्चर वर्ल्ड वाइड अगर बात करो। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी नहीं है, वो लोग तो महंगा कार बनाते हैं, बट अगर गाड़ी का अगर क्वांटिटी देखने जाओगे कि मार्केट में किससे गाड़ी, जैसे इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी जो है वो सबसे ज्यादा गाड़ी वही लोग चलाता है। बेस्ट एग्जांपल ओला उबर। स्विफ्ट डिजायर छोड़ के कोई गाड़ी ही नहीं है। उसके बाद टाटा आता है, फिर आपका hyundai आता है, फिर फोर्ड आता है, समथिंग ऐसा करके। तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा, शेवरलेट, ये लोग का नाम है। टोयोटा का मॉडल है फॉर्च्यूनर बोल के, लैंड क्रूजर तो बहुत हाई फाई मॉडल है, फॉर्च्यूनर वो लोग बोले इंडिया में लेके 28% सेल्स लगता है। गाड़ी का दाम होता है 17 से 18 लाख, इंडिया में गाड़ी लेके आते आते गाड़ी का दाम होता है 38 लाख। तो टोयोटा बोला 38 लाख से लोग मेरा गाड़ी क्यों लेगा, मर्सिडीज बेंज लेगा। अरे यार गाड़ी कंफर्ट से क्या, लोगों का लोगो से मतलब है। फॉर्च्यूनर लेके जाएगा, लाएगा टोयोटा का लोगो। बीएमडब्ल्यू का नॉर्मल वाला ही वेरिएंट लेके जाएगा, रहेगा बीएमडब्ल्यू का लोगो। सेल्फी लेने में ज्यादा मजा आएगा उसमें, लोगो छोड़ के सेल्फी लेगा, ठीक है। और टोयोटा का ऊपर थोड़ा और दूसरा पोज सेल्फी लेगा, तो लोगों का माइंड में सबसे चलता है। तो इसलिए इंडिया में महंगा हो जाता है बिजनेस करना, बाहर से भी सामान लेके आते। ये जो पूरा सिनेरियो में आप लोगों से समझाया, सिनेरियो में 2 चीज समझ में आया आप लोग को कि बाहर से जब सामान लेके आते हैं क्यों सामान का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया वाले उसके ऊपर और टैक्स चार्ज करते हैं। क्यों? इंडियन सेगमेंट को अलाइव रखने के लिए। अगर बाहर से सामान अगर लेके आने से इंडिया का टैक्स चार्ज नहीं करेगा, लोग सब बाहर से लेके आना चालू करेंगे क्योंकि सस्ता पड़ेगा। ये तो मिथ है कि एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। हाँ वो कर रहे हैं, वो होता है ना, सोच होता है ना, दूर का सोच, तो दूर का सोच कर रहे तो पहले टेस्ला मैन्युफैक्चर होगा, बनेगा, खरीदेगा ভাবুন বিজনেসের জন্য ফোন স্যার,
हाँ বলছি बोलो। ভাবুন বিজনেসের জন্য করলো না, নিজের জন্য ফোন কিনবে, তাহলে তো একেবারে ক্যালিফোর্নিয়া থেকেই अच्छा কিনে নিয়ে আসতে পারে एक क्वेश्चन आ रहा পার্সোনাल है मैडम ইউজের का। জন্য। अरे बोल रहे मैडम, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में बोलिए, क्वेश्चन तक सबको समझ में आया। ऑनलाइन पे मैडम क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को सुनाई नहीं, तो क्वेश्चन क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। बोला স্যার कि सर আসলে আমার पर्सनल, হিন্দিটা প্রচন্ড উইক আছে। ठीक है मैम, तो क्वेश्चन टाइप करके दे, ठीक है मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। सपोज मान लो कि आप कैलिफोर्निया गए हो और एप्पल फोन वहीं से खरीद के लेके आ रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो आपके कस्टम ड्यूटी लगेगा? ये भाई साहब भी क्वेश्चन पूछा था स्टोर হ্যাঁ, पहले। হ্যাঁ স্যার এটাই জিজ্ঞেস एंड করছিলাম। आंसर इज इंडिया में एग्जाम्प्ट है 50,000 तक। 50,000 तक ज्वेलरी, गर्ल्स लोग आप लोग के लिए 1 लाख। ज्वेलरी अगर बाहर से लेके आना चाहते हो पहनने लायक 1 लाख ज्वेलरी लेके आओ, कौन ड्यूटी नहीं लगेगा, 1 लाख से ज्यादा होगा ड्यूटी चार्ज होगा। और बॉयज लोग के लिए 50,000। जब ये लॉजिक समझ में आया, मुझे 2 लोग के लिए बहुत दुख हुआ। जब बोला गया था ना कि बॉयज का 50,000 है और गर्ल्स का 1 लाख है, 2 लोग के लिए मुझे बहुत दुख हुआ, हनी सिंह और हम लोग का बापी। ठीक है, हनी सिंह और बापी के लिए बहुत दुख हुआ। अरे यार, लोग तो पूरा गोल्ड ही गोल्ड एकदम पूरा, ठीक है। इन लोगों का 50,000 क्या, एक तो अंगूठी में उससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो एनीवे, जोक्स अपार्ट, सो गाइस, अगर आपने बाहर से 1 लाख जैसे सामान लेके आ रहे हो तो ड्यूटी नहीं लगता, पर्सनल कंजम्पशन के लिए बोलना पड़ेगा, पर्सनल कंजम्पशन। लेकिन उससे ज्यादा लगेगा तो ड्यूटी चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला बात तो इंपोर्ट करेंगे तो सामान का दाम बढ़ेगा। दूसरा बात, भले आप पैसा पूरा पे कर दो, जब तक आप ड्यूटी नहीं देते हो सामान आपके हाथ में हैंडओवर नहीं किया जाएगा, भले सामान का मालिक आप क्यों ना हो। इसको बोलते हैं कस्टम क्लियरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कस्टम क्लियरेंस। आप लोग सुने हो ना, खिदरपुर का फैंसी मार्केट जो है हम लोग का, वहां पे बहुत सारा सामान, ओरिजिनल सामान मिलता है कम दाम में, ऑक्शन कर रहा है। सही सुने हो, ऑक्शन होता है। क्यों होता है पता है? जो लोग सामान स्टोर कर देता है तो कस्टम को तो गोडाउन खाली करना पड़ेगा, तो कस्टम गोडाउन खाली करता है, ऑक्शन में कर देता है। ऑक्शन से जितना पैसा आता है कस्टम रख लेता है, उतना ड्यूटी, और जो बचता है जिसका सामान देते दे देता है। हाँ सच में, तुम्हें लेना है वो वाला सामान, স্যার কোথায় এটা? खिदरपुर में होता है ना, फैंसी मार्केट में होता है ऐसा सामान। अच्छा एनीवे सुनो सुनो सुनो। अगर किस्मत अच्छा हो तो अच्छा सामान मिल जाता है, ठीक है, इट डिपेंड्स, ठीक है। अच्छा सुनो, नेक्स्ट पॉइंट। तो आप लोग एक सेकंड, 2 सिचुएशन था यहाँ पे टैक्स पे करने का। एक इंडिया में लेके आने का बाद, और दूसरा बेचने के बाद। जीएसटी कब लगा? जब फोन बेचना चालू किए तब जीएसटी लगा, राइट? यस और नो? और ड्यूटी कब लगा? जब सामान इंडिया में लैंड किया। तो क्या मैं बोल सकता हूं ड्यूटी हम लोग को तब देना पड़ा जब सामान बिका ही नहीं है? क्योंकि ड्यूटी दिए, सामान आपके हाथ में आया, और फिर वो सामान आपने बेचे हो, यही तो प्रोसेस हुआ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये बात कि ड्यूटी जो है वो रेवेन्यू से पहले लग गया? रेवेन्यू मतलब सेल, तो सेल तो तब करोगे जब आपके हाथ में आएगा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ड्यूटी तो तब होगा जब आपके हाथ में सामान आएगा, आई मीन टैक्स तो तब, आई मीन सेल तब होगा जब आपका सामान हाथ में आएगा। तो दोस्तों, ड्यूटी और टैक्स के बीच यही डिफरेंस है कि ड्यूटी जो है वो रेवेन्यू से पहले लगता है, और टैक्स जो है वो रेवेन्यू के बाद लगता है। क्योंकि जीएसटी आप कब ले रहे हो? जब सामान बेच रहे हो। बेचना मतलब, सेल मतलब तो इनकम ना। कम ऑन यार, सेल का एंट्री क्या होता है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो सेल मतलब इनकम की एक्सपेंसेस, इनकम। तो इनकम के ऊपर जो हम लोग को देना पड़ता है, रेवेन्यू के बाद देना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स। और रेवेन्यू से पहले जो देना पड़ता है वो क्या होता है? दैट इज ड्यूटी। तो जब तक कस्टम ड्यूटी नहीं दे रहे हो तब तक सामान आपके हाथ में नहीं आ रहा है। जब तक सामान आपके हाथ में नहीं आ रहा है, सामान आप बेच ही नहीं पा रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो तो रेवेन्यू नहीं आ रहा है। एवरीवन साथ साथ हो, समझ रहे हो? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी एंड टैक्स। और फाइनली आप कौन है? सेल्स है ना। तो डेफिनेशन के साथ साथ लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोग को? हाँ या ना? नाउ व्हाट अबाउट द सेस? याद रखना, सेस हो, ड्यूटी हो, टैक्स हो, सरकार क्या ले रहा है? ले तो पैसा ही ले रहा है ना। तो पैसा बोल के ले लो ना, बोलो कि जो तेरा है वो मेरा, बात खत्म। ये अलग अलग नाम से कंफ्यूज करने की सरकार है, टैक्स के नाम पे ले रहा हूँ, ड्यूटी के नाम पे, सेस के नाम पे ले रहा हूँ। तो ये भी बोल लो टैक्स के नाम पे दे रहा हूँ, ड्यूटी के नाम पे दे रहा हूँ, ले लो सरकार से। ये तो नहीं बोलते है ना, बोलते ले ले, तो ले लीजिए सारा पैसा भी लोग। तो एक रैंकिंग होता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें बिजनेस करना सबसे इजी है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूएस का है, जो इंडेक्स भी है वॉल स्ट्रीट में, जैसे नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, स्टैंडर्ड पुअर भी है। तो वो लोग एक सर्वे किया था कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां पे बिजनेस करना सबसे इजी है, मतलब जिसमें कुछ झगड़े, बिजनेस में एकदम सुकून से बिजनेस करता है। पता रैंक कौन किसका आया था?
गेस करो किसका रैंक कौन आ सकता है। चाइना वाले इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। सिंगापुर, सिंगापुर नंबर 1 आया था। सिंगापुर, सिंगापुर इज द कंट्री जो नंबर 1 है। टैक्स में तो लगता है तो उस तरह के नहीं, उसका अलग सिस्टम। इंडिया का तरह ऐसा नहीं है। सिंगापुर बोल तो रहे, कतर है तो कौन सा कंट्री है? कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कौन सा है? क्या सेमिनार अटेंड किया तुम? फिर नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, सिंगापुर नंबर 1 है। इसलिए देखना सारा बैंक का जो हेड ऑफिस है तो सिंगापुर में। HSBC से लेके जितना सारा टॉप बैंक का है देखना सब सिंगापुर में हेड ऑफिस। इंडिया का रैंकिंग गेस करो कितना हो सकता है? नहीं गेस करो, गेस करो, नहीं गेस करो। अच्छा, दुनिया में कितना कंट्री है? एज पर टाइगर सब कितना कंट्री थे? 203 ना? 200 की 203? 200 से ऊपर ही होगा। सेफ जोन के लिए 200 से ऊपर ही होगा। इंडिया का रैंक है 158। 158 ऊपर से नीचे से नहीं, ऊपर से 158। मतलब इतना टफ इंडिया बिजनेस करना है। क्यों? आपको इजी लग रहा था जब मैं टैक्स का नाम बोल रहा था? हमने कस्टम ड्यूटी पे कर रहा हूं, फिर बोल रहे हो एडिशनल ड्यूटी दो, उससे मन नहीं भर रहा, बोलो और एडिशनल ड्यूटी दो, फिर बोले डंपिंग ड्यूटी दो, सारा पैसा भी ले लो। बिजनेस में तो बोल ही देते हैं कि जो तेरा है वो मेरा, बोल ही दो ना एक बार, हम लोग मान लेंगे, हाँ आप ही कह रहे लो सब। ये अपनापन जितना का क्या मतलब है? TCS देसी ब्रांड है हम लोग का। 2016 में जब सर्विस टैक्स GST के बीच जब क्लैश हो रहा था, जो कब आएगा ऑल दैट, TCS का प्लानिंग किया था हेड ऑफिस शिफ्ट ही करा लूंगा गुड़गांव से। गुड़गांव जो है हम लोग का, वहां पे TCS का हेड ऑफिस है, वहां पे शिफ्ट ही करवा दो। क्यों? बोले इंडिया टैक्स देके अपने वालों को डराता है। कैसे? बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर जो होता है, अभी सॉफ्टवेयर कैसे मिलता है? 2 तरह का सॉफ्टवेयर मिलता है। आप लोग कभी सॉफ्टवेयर परचेस किए हो? टोरेंट वाला नहीं, जेन्युइन वाला। तो परचेस करने का 2 तरीका है, तो वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर लो या फिर CD आता है। अभी CD का कल्चर नहीं होता है, पहले CD का कल्चर था। एंटीवायरस परचेस करके देखना, एंटीवायरस का CD भी आता है, और एंटीवायरस का डायरेक्ट साइट में क्विक हील या जो भी है उसमें जाकर लॉगिन करके और डाउनलोड करके ले सकते हो। उसमें सीरियल की परचेस करना पड़ता है। सिंगल यूजर में सीरियल की एक ही बार यूज करना होता है, मल्टी यूजर में आपको 2-3 बार यूज करने का मौका मिलता है। टेली का भी सेम हाल है। तो रूल तब ये था कि अगर सॉफ्टवेयर इंटरनेट डाउनलोड हो रहा है, मतलब वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है, तो 14.5% सर्विस टैक्स लगेगा। ठीक है? TCS बोला ठीक है, डन, दे देंगे। TCS बोला CD में बेचेंगे तो बोलेगा CD में बेचोगे तो 14.5% आपका सर्विस टैक्स और 12.5% वैट। क्यों? वो CD तो गुड्स है ना। तब TCS बोला ये क्या है? 12.5% वैट और 15% सर्विस, 27 से 28 रुपए अगर आप ही ले लोगे तो बाकी क्यों छोड़ रहे मेरे लिए? वो भी ले लो। डू इमेजिन दैट गाइस? आप लोग समझ नहीं पा रहे कौन सा लेवल का परेशानी होता है। तब जाकर GST को बहुत जल्द लेके आया था कि नहीं तो बिजनेसमैन भड़क जाएगा। और याद रखना, बिजनेसमैन अगर भड़क जाएगा तो सरकार में कौन रहेगा ये तय करते हैं बिजनेसमैन। आपको क्या लगता है हम अब तय करते हैं कि सत्ता में कौन बैठेगा? ये हम लोग का मिथ है कि हम लोग वोट देते हैं और सत्ता में वो लोग आते हैं। कहानी कुछ और है। पॉलिटिक्स में धीरे धीरे अगर आपको इंटरेस्ट पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। तो बिजनेसमैन में कोई भी सरकार बिजनेसमैन के साथ लफड़ा नहीं करता, क्योंकि वो लोग है इसलिए इंडिया है। टैक्स तो वही लोग पे करेगा ना, तो वो लोग को सर्वाइवल तो होना चाहिए। तब जाके GST करके बोला नहीं हटा यार 15% GST, सॉरी 12% GST, तो बात खत्म। तब जाके रुका। तो आप अगर ऐसा आलतू फालतू नियम चालू करोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा आपके पास? डू थिंक दैट? कभी नहीं होगा। तो गाइस ये था हम लोग का कहानी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डिफरेंस। समझ में आया? नाउ सेस एक तरह का टैक्स ही है, लेकिन गवर्नमेंट अगर सेस बोले भी पैसा ले रहा है आपसे, तो याद रखना वो पैसा गवर्नमेंट यूटिलाइज एक ही जगह कर सकते हैं जो नाम पे लिया जाए। तो आज अगर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोल के गवर्नमेंट आपसे ले रहा है, क्या ले रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोल के गवर्नमेंट ले रहा है पैसा आपसे, तो वो पैसा गवर्नमेंट 2 जगह यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? हेल्थ पर्पस कुछ या एजुकेशन पर्पस यूज कर सकते हैं। सेस का पैसा से इधर उधर काम नहीं हो सकता।
इनकम टैक्स वही सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बाकी आप अगर जैसे कि जीएसटी है, तो गुटखा पान मसाला तो जानते हो ना, पता है उसके ऊपर सेस कितना लगता है? गेस करो, गेस करो, एनी गेस, सेस कितना लगता होगा? 175%। 175%। जीएसटी का रेट है 28%, सेस का रेट है 175%। ना सही सुने हो आप लोग, 175%। क्यों? गवर्नमेंट बोल रहा है ये सिन है, पाप है। क्या पाप है? टैक्स पाप नहीं है, गुटखा खाना ये सब पाप है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। बोला भी था सिन टैक्स बोल के, मजाक नहीं कर रहा हूं। दाम बढ़ाएंगे तो लोग शायद प्रायश्चित करेगा, ऐसा गवर्नमेंट का सोचना है और पब्लिक को दिखाना है। ऐसा कुछ नहीं होता है। दाम जितना बढ़ता है यूजर मल्टीपल पे बढ़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप कोई भी पब्लिक प्लेस का दीवार देखो, पेंटिंग कम और दूसरा चीज ज्यादा आएगा, तो पता चलता है कि इफेक्ट क्या होगा। और गवर्नमेंट क्या फायदा लेता है पता है? आज अगर एसेंशियल कमोडिटी का दाम बढ़ेगा तो लोग हड़ताल करेंगे। टोबैको का दाम बढ़ा देगा, कौन हड़ताल करेगा? रजनीगंधा का दाम मान लो 50 रुपए कर दिया, कौन हड़ताल करेगा? ओके, तो सर सरकार इसका फायदा लेता है तो कर देता है। तो क्या सुनो, सेस बोल के जो पैसा लिया जाता है वो पैसा उसी पर्पस यूज होगा जो पर्पस से लिया जाए। तो 3 शब्द का मीनिंग क्लियर हुआ आप लोग का? टैक्स का मतलब क्लियर है। ड्यूटी क्या है सर? ड्यूटी वो है जो रेवेन्यू से पहले की बात, रेवेन्यू से पहले लेना पड़ता है। सेस क्या है सर? ये भी एक तरह का टैक्स है, बट ये टैक्स उसी पर्पस खर्चा होगा जो पर्पस सेलेक्ट होगा। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से क्या फायदा, मतलब क्या भला होगा लोगों का? सर कुछ एजुकेशन सेगमेंट में फायदा होगा, बट युद्ध अगर लग गया, बैटल छिड़ गया, तो वो पैसा बैटल में यूज नहीं कर सकते हो, संविधान से मना है। ठीक है, जो लोग कोल को यूज करते, कोल को, उन लोग एक सेस देना पड़ता है, क्लीन एनर्जी सेस। अब क्लीन एनर्जी सेस क्या है? तो जितना सारा आप देखते हो ना रास्ते में, सड़क में, आइलैंड के ऊपर जो पेड़ पौधे लगाते हैं सरकार, उसको मेंटेन भी करते हैं, वो उसी पैसे से आता है, क्लीन एनर्जी। बिकॉज पेड़ के पास वो क्षमता है ना और कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन करने का, तो वो क्लीन एनर्जी सेस का पैसा से यूटिलाइज होता है। सर्विस टैक्स पे 2 सेस, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस। तो वो सेस से किसका कल्याण होगा? किसान लोग का कल्याण होगा। डन? तो 3 मतलब क्लियर हुआ टू ऑल में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट। जयती सेस, सेस बोल के जो पैसा लिया जाएगा वो पैसा उसी पर्पस खर्च होगा जो पर्पस से कलेक्ट हुआ था। तो सेस का नाम होता है, ऐसा सेस बोल के नहीं आता है। क्लीन एनर्जी सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नाम से आता है। ठीक है, यस राखी जी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर बुझे गेছি তাই বলছিলাম। ओके, सो गाइस आगे बढ़े। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? क्विक रिकैप कर ले, शॉर्ट रिकैप कर ले, अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। तो सर आज हम लोग का डायरेक्ट टैक्स क्लास था, बट हम लोग अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कुछ झमेले में जा ही नहीं रहे, हम लोग एक ही बात पढ़े, टैक्स। तो टैक्स का मीनिंग क्लियर है आप लोग का? टैक्स इज अ कंपल्सरी की ऑप्शनल, इट्स अ कंपल्सरी मॉनेटरी पेमेंट टू हुम? टू गवर्नमेंट। बाद में मिल सकता है हाँ या ना, मतलब प्रोपोर्शनल मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। क्लियर? यस नो? अच्छा, नेक्स्ट क्या हम लोग का? नेक्स्ट है हम लोग का डिफरेंस पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन द टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। तो टैक्स का मतलब क्या है जो आप लोग देखे हो? ड्यूटी टैक्स के तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू से पहले की रेवेन्यू के बाद, रेवेन्यू से पहले नॉर्मली। अच्छा, इनकम टैक्स जो है इसका नाम टैक्स ही तो है ना, तो आप थोड़ा कॉमन से अप्लाई करके बोलो इनकम से पहले देना है कि बाद में देना है। टैक्स बोल के आया ना, तो टैक्स बोल के मतलब इनकम से पहले कि इनकम के बाद? इनकम के बाद, दैट्स व्हाई इट इज टैक्स। और सेल्स बोल के जो पैसा लिया जाएगा वो पैसा उसी में खर्चा होगा जो पर्पस से लिया गया। एक्सप्लेन कर लोगे? कोई भी अगर पूछे तो, कहीं भी पूछे तो हाँ ना? आगे बढ़ू? चले। अच्छा, अभी हम लोग के पास एक चीज और समझना है, आज का लास्ट टॉपिक उसी में चल जाएगा। ये सरकार को समझाना है आप लोग को, सरकार का मीनिंग क्या है। आप बोलोगे इसका कौन नहीं जानता, सब लोग जानता है, बट हाँ जानते तो है, पर मुझे एक बार दोबारा समझाना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो पूछे, शुरू करें। आखिर का 10 मिनट हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का क्लास का टॉपिक देखो, ये कभी कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा आप लोग से,
कोई इंटरव्यू में शायद ही कभी पूछ सकते हैं तो सर हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोपहर को आके। सर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे एक्चुअली हम लोग जान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड कि भारत में लॉ के पीछे क्या राज है, क्या रीजन है। तो ये सब चीज जानने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। जब आपको पता चल जाता है ना कि टैक्स बनते कैसे है, टैक्स बनाते कौन है, किसके पास पावर है, तो देखना कहीं पे बात करने के टाइम पे ना आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप लोग से जब सवाल पूछा जाता है, आप लोग जब कुछ बोल नहीं पाते, क्यों बोल नहीं पाते? बोलने में शर्म आता है इसलिए बोल नहीं पाता हो कि नॉलेज नहीं होते? सर वो तो शर्म लास्ट एक तो है ही, बट नॉलेज भी एक तो बात है। नहीं, बहुत लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करने में डर होता है, मुझे भी पहले होता था, एक फोबिया होता है कि सर लोग क्या समझेंगे। हाँ, माउंटेन ड्यू पी लो, हमने नहीं पिया था बट बोलते हैं ऐसा, ठीक है, क्या बोले। अब वो तो तुम्हें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, बोलो, फिर एड्रेस करो, फिर आ जाना यहाँ पे, ठीक है। क्यों कैपिटल ने क्या बात है, ये लोग कुछ आप लोग क्वेश्चन थोड़ी करेगा। अच्छा आपको लाइटर, अरे सुनो गाइस सुनो, तो नॉलेज आप लोग को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। जब आप कोई जब अपियर करोगे, माशाल्लाह अगर आपके सब बेसिक चीज क्लियर है ना, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये चलेगा सबको माइंड आ रहा है यार मुझे तो लॉ पता है, तो पूछे तो कोई भी पूछ लेते, हम कुछ ना कुछ आंसर फ्रेम कर ही लेंगे। ये कॉन्फिडेंस बहुत हेल्प करता है, एंड कॉन्फिडेंस नॉलेज से ग्रो होता है। आई थिंक आप लोग एग्री करोगे मेरे से, ठीक है। अच्छा, तो आज मैं आप लोग से लास्ट जो पार्ट, जो सेगमेंट इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ये वाला पार्ट, कि सरकार जो है हम लोग का, ये सरकार कितने तरह का होता है। तो इंडिया में बोलो कितने तरह का सरकार पाया जाता है? 2 तरह का, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, ऐसा कितने लोग हो मेरे साथ जिन लोग को ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं हर एक मैटर में? जिन लोग को लगता है खुशी खुशी हाथ उठाओ। हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, वो बड़ा है ना, सबसे ऊपर है ना। तो जिन लोग को लग रहा है हाथ उठा, जिन लोग को लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कंट्रोल करता है, प्लीज रेज योर हैंड प्लीज। इसमें शर्माना क्या बात है? लगता है, ठीक है, काफी लोगों का लग रहा है, ऑनलाइन में भी 2 एक जन बोल रहे हैं, ठीक है। सुनो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सुनो आंसर सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान तय करेगा कौन किसके ऊपर भारी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पता है ना, हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे आने वाली तो बात हुई, रिपब्लिक डे बोला जाता है। क्या हुआ था उस दिन? आजाद हुए थे हम लोग। सर कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा गया था कि एक्ट हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन लिखा गया था कि उसको उस दिन से लागू हुआ था? पक्का? अच्छा, आप लोग हिस्ट्री अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। साल बताओ कौन से साल में हुआ था? 1948, 1952। प्लीज मेरा जीके खराब मत करो यार, कौन 1948 बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, सो संविधान क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? गलती से पढ़ के देखे हो क्या है उसके अंदर, क्या है? अच्छा, इंडिया में राइट टू स्पीक है हम लोग के पास, राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार है। राइट टू रेड्रेसल, कंप्लेन करने का हक है। गाइस मैं हक के बारे में पूछ रहा हूँ, सॉल्व का पूछ नहीं रहा हूँ। आप बोलोगे नहीं सर बोल तो लेंगे फिर क्या होगा, वो आई डोंट नो। बोलने का हक है सर। तो ये बात, ये हक हम लोग को कौन दिया? पक्का ना? तो इंडिया में कोई भी चीज पे लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा, गाइस प्लीज ध्यान से सुन लो। इंडिया में कोई भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ मतलब कानून बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिसाइड करता है संविधान। आज कोई भी सब्जेक्ट मैटर उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट मैटर उठा लो जिसके ऊपर आपको लगता है कि लॉ बनना जरूरी है, गवर्नमेंट को भी लग रहा है लॉ बनना जरूरी है, बट इतना आसान नहीं है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आप लोग इसके ऊपर लॉ बना सकते हो कि नहीं बना सकते। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये पावर देता है लॉ बनाने का। देखो लॉ क्या बनेगा वो तो आप तय करोगे कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये नहीं होगा, समथिंग, वो तो आपके हाथ में। लेकिन पहले तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि आपका लॉ बनाने का हक है कि नहीं। ये परमिशन कौन देता है? संविधान देता है। तो आज स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट मिलकर तय नहीं करते कि चलो एक चाय पे चर्चा कर लेते हैं, गोल्ड टेबल पर हम लोग क्या चाहे, ये 5 काम तुम करोगे 5 काम हम करेंगे, किसी को काना खबर नहीं होगा, ऐसा बोलता है? ये संविधान तय करके देते हैं। ये सब्जेक्ट मैटर पे
हम ही बोलेंगे, बिकॉज बोलने का हक मेरा ही है। रूल हम ही बनाएंगे बिकॉज संविधान ने मुझे दिया है। अगर ये हक स्टेट के पास है तो सेंट्रल का कोई ये नहीं बनता कि स्टेट से वो हक छीने। तो आप बोलोगे सर सेंट्रल को जाके लॉ ही चेंज कर देगा, इतना आसान नहीं है। संविधान को पलटना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप सोच रहे। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हर क्लास में ये बात बोलता हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं, सुनो ध्यान से। तो संविधान में क्या है, लॉ है कि लॉ बनाने का परमिशन है? परमिशन। तो संविधान में 3 लिस्ट है। हाँ, ये लिस्ट बहुत काम का है। यूनियन लिस्ट, ठीक है। स्टार्ट करें सर इसके बारे में, सुनो ध्यान से। सर ये लिस्ट में क्या है, ये लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर है। हाँ दे दीजिए वाला टी शर्ट वाला। अच्छा ऐसे प्लीज प्लीज गाइस, फोकस फोकस फोकस। लास्ट पार्ट प्लीज, इधर देखो। सुनो, इधर बात मत करो। ये जो 3 लिस्ट जो है ना, ये 3 लिस्ट में लॉ नहीं है। क्या है सर, इस 3 लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर दिया गया है। जैसे कि इनकम टैक्स जो आप पढ़ने वाले हो, तो ये इनकम टैक्स भी इसी में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, टैक्सेस ऑन इनकम बोल। यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 10 में ये लिखा हुआ है, सॉरी एंट्री नंबर नॉट 10, नॉट 11, एंट्री नंबर 90 या एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 10 एंट्री नंबर 10 पे लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम। कल इतना ही लिखा दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इंडिया में इनकम के ऊपर टैक्स दिया जा सकता है, वो कोई पाप नहीं है। तो फिर से बता रहा हूं, यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है टैक्सेस ऑन इनकम। इसका मतलब क्या है, इंडिया में इनकम के ऊपर टैक्स आप ले सकते हो। अब सवाल उठ रहा है सर कौन लेगा? गवर्नमेंट 2 बताए थे ना आप लोग, कौन कौन, सेंट्रल और स्टेट। तो क्वेश्चन ये आ रहा है सर कौन लेगा, हु विल कलेक्ट दैट। याद रखना, इधर से दे दीजिए सर। कोई टी शर्ट का साइज वगैरह जो था प्लीज लिख दो, अगर पीछे पास ऑन कर दो एक बार। अच्छा गाइस प्लीज फोकस, इधर देखो। अगर कोई सब्जेक्ट मैटर यूनियन लिस्ट में आते हैं तो याद रखना उसके ऊपर रूल बनाएगा वन एंड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा प्लीज उसको थोड़ा होल्ड करके रखो, अभी थोड़ा सुन लो, उसके बाद दे देना। फिर से बता रहा हूं, आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि लॉ बनाएगा कौन और क्यों बनाएगा। तो कोई भी सब्जेक्ट मैटर कहां मेंशन किया हुआ है, यूनियन लिस्ट में अगर आ रहा है तो उसके ऊपर रूल बनेगा, जरूर बनेगा। कौन बनाएगा वो रूल, सिंस यूनियन लिस्ट का मैटर है तो रूल बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर बात रेवेन्यू का होता है तो वो रेवेन्यू कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, रेवेन्यू का रेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, चेंज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। और ये बात सारा स्टेट को मानना है। इसलिए मैं पहले ही पूछा था कि आपको लगता है कि सेंट्रल हर एक स्टेट को कंट्रोल करता है? यस, कुछ कुछ मैटर में करते हैं। तो इनकम टैक्स वन ऑफ दैट मैटर। आज सेंट्रल से जो इनकम टैक्स का रेट तय होगा हर एक स्टेट को मंजूर है। क्यों? ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से नहीं बोले, संविधान ने परमिशन दिया बात बोलने का, बाय वर्च्यू ऑफ यूनियन लिस्ट। तो आज यूनियन लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट मैटर आए, कोई भी सब्जेक्ट मैटर आए, रूल कौन बनाएगा? कौन यार, कौन रूल बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। डन। अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में आए तो रूल कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ये बात क्लियर है ना? तो बात अगर रेवेन्यू मतलब पैसा की अगर बात हुआ तो पैसा कलेक्ट भी वही गवर्नमेंट करेगा। कोई अगर नियम चेंज करना हो, रेट वगैरह चेंज करना हो, तो वो गवर्नमेंट ही करेगा। तो इनकम टैक्स का नियम तो चेंज होता है ना, तो वो कौन चेंज करेगा? सेंट्रल की स्टेट करेगा। कम ऑन यार, इनकम टैक्स का रूल कौन चेंज करेगा? व्हाई? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाय वर्च्यू ऑफ द यूनियन लिस्ट। आपका आंसर होना चाहिए बाय वर्च्यू ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ व्हाट? यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रहेगा। स्टेट लिस्ट के अंदर कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट होगा। सर यूनियन लिस्ट में अगर सेंट्रल हुआ, स्टेट लिस्ट में कौन होगा? स्टेट होगा। डन। अब प्लीज जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो उन लोग के लिए पूछ रहा हूं, इसमें क्या होगा फिर?
इसमें स्टेट था, सॉरी सेंट्रल था, इसमें स्टेट है, इसमें कौन आएगा? अब तो गवर्नमेंट बचा ही नहीं है, कौन आएगा? सर सेंट्रल। आई थिंक यूनियन टेरिटरी। क्या दोनों ही आएगा? पक्का? आप एक सोचो, आप लोग बोल रहे सर दोनों ही आएगा, मतलब जो चीज कॉन्करेंट लिस्ट में होगा उसमें स्टेट भी आएगा, सेंट्रल भी आएगा। लेकिन सर आप थोड़ा इमेजिन करो ना, ये हर क्लास में एग्जाम्पल लेता होता कि आप लोगों को समझ में आए मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। अच्छा, ये सब कहानी आज तय नहीं हुआ, 10 साल पहले नहीं, जब से संविधान बना है तब से नियम लागू है इंडिया में, और इसका विरोध अगर करोगे तो आपको एंटी नेशनलिस्ट कहलाया जाएगा। इंडिया में जो बंदा संविधान को फॉलो नहीं करता है उसको एंटी नेशनलिस्ट बोला जाता है। तो यू हैव टू बाइंड बाय दिस संविधान। इसलिए देखना हर एक मिनिस्टर जब शपथ लेता है तो उसका डायलॉग में रहता है कि मैं, मेरा नाम वो भी हो, टेकिंग ओथ इन द नेम ऑफ गॉड बोल के मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान को एक निष्ठा रखूंगा, ये वो वगैरह वगैरह। संविधान सबका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसको आपको पालन करना है। डन? तो सर आप सोचो, एक छोटा सा सिचुएशन दे रहा हूं, आप बताना कि लॉ होगा कि कुछ और होगा। मोदी जी जब से आया है तब से एक टॉपिक बहुत चर्चे में है, चाय पे चर्चा। ठीक है, तो चाय पे चर्चा के लिए हम लोग किसी को बुला रहे हैं, मान लो अरविंद केजरीवाल जी गया, ठीक है, लालू जी को भी बुला लेंगे, काफी पॉपुलर है। ठीक है, क्यों बीच में बोलते हो भाई, पूरा करने दो पूरा। ठीक है, तो लालू जी है, नीतीश जी को भी बुला लेंगे, बिहार का सीएम है, ममता दीदी भी गए हैं, केजरीवाल जी और मोदी जी है, और सब एक टेबल में बैठा है, चाय भी पीरा जा रहा है, बिस्किट भी है, और चर्चा भी हो रहा है। चर्चा क्या है? लॉ बनेगा। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, लॉ बनेगा उस दिन। सर कोई किसी को बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात अंबेडकर जी को बहुत पहले से पता था कि इंडिया में अगर इसको रोक टोक ना लगाया जाए ना, आपस में लोग मारपीट करेंगे। क्या इसको लेके हम सही है तुम गलत हो, सामने वाला बोलेगा तुम सही नहीं हम सही है तुम गलत हो, ये तू में रहेगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई नियम आता है, ध्यान सुन लो क्या रूल है, रूल बनाएगा तो स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा? स्टेट ही बनाएगा, लेकिन परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देगा, हाँ भाई बना लो, बट बनाएगा कौन? स्टेट। क्यों? दोनों मिलकर कभी लॉ नहीं बनाएगा, क्योंकि इंडिया में अगर आप स्टेट वाइज रिजल्ट कैलकुलेट करोगे, अभी बीजेपी का सेंट्रल में सरकार है, तो इंडिया में जितना सारा स्टेट है 29, 50% से ज्यादा नॉन बीजेपी स्टेट। बंगाल नॉन बीजेपी स्टेट है, राजस्थान नॉन बीजेपी स्टेट है, तो ऐसा बहुत सारा साउथ में हर एक स्टेट नॉन बीजेपी स्टेट है, कर्नाटक को छोड़ के, तो नॉन बीजेपी स्टेट ज्यादा है। तो आपस में कभी लॉ नहीं बनेगा। कैसे सुनता है कभी कोई? इलेक्शन चल रहा है, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी आपस में कभी बनता है? नहीं बनता है। तो अंबेडकर जी को बहुत पहले से पता था। तो आज आप एक बात बताओ, कोई भी रेवेन्यू मतलब पैसा का बात अगर इसमें लिखा हुआ है तो कलेक्ट कौन करेगा? कौन कलेक्ट करेगा? कोई शक नहीं है, सब हैप्पी है। इसमें कौन कलेक्ट करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? सर मैं लॉ का बात नहीं कर रहा हूं, हम बोल रहा हूं पैसा कलेक्शन करने का, चंदा कलेक्शन करने का। इसमें टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल। इसमें कौन करेगा? आपको नहीं लगता इसमें बहुत घमासान युद्ध होगा? अगर सेंट्रल बोले कि डियर स्टेट हम कलेक्ट करेंगे और तुमको लौटा देंगे, स्टेट का रिप्लाई क्या होगा पता है? कि सर ये काम तो हम भी कर सकते हैं, ये रूल तो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, हम करके आपको दे देंगे। तो टॉस कर ले, हेड सेंट्रल गवर्नमेंट टेल स्टेट। तो अंबेडकर जी उस टाइम पे ये भी देखा था कि अगर मैं कुछ गलती से भी रेवेन्यू डाल दिया ना यहाँ पे, ये इंडिया आपस में लड़ खत्म हो जाएगा। ये लड़ेगा, पैसा कौन लेगा? समझ रहे हो? इसलिए अंबेडकर जी ने कोई रेवेन्यू आइटम डाला ही नहीं है, बात खत्म। लड़ाई पैसे के लिए है ना, कोई बात नहीं, डालूंगा ही नहीं से कोई। तो जीएसटी आने से पहले ऐसा कोई भी टैक्स नहीं था जो इसके अंदर आता था। तो इसके अंदर क्या आता है? जितना सारा इंडियन पेनल कोड का सेक्शन आता है ना, आईपीसी का, क्रिमिनल लॉ का, सब इसमें आता है। 302, 305, 498 सुना ना सब? 302 मर्डर का चार्जिंग सेक्शन है, 398 आई गेस वो डाउरी वाला केस का सेक्शन है, 498 से डाउरी का सेक्शन है। ये जितना सारा क्रिमिनल सेगमेंट है सब इसके अंदर आता है। बट जीएसटी दोस्तों, जीएसटी पता तो है ना? क्या जीएसटी बोल के बिल पे आता है कि सीजीएसटी बोल के आता है? जवाब चाहिए। आज अगर जीएसटी का रेट 18% होता है तो सीजीएसटी 9%,
69%। तो आप ही लोग बता दो, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या इस लिस्ट में पॉसिबल है? संविधान रोक लेगा कि यार सेंट्रल क्यों स्टेट के साथ शेयर कर रहे हो, ये तो तुम्हारा है। क्या इस लिस्ट में पॉसिबल है? तो कौन सा लिस्ट में पॉसिबल है? तो भारत जब से आजाद हुए, हम लोग जब से इंडिपेंडेंट हुए, तब से लेके जीएसटी आने से पहले तक कोई रेवेन्यू का आइटम था ही नहीं। जीएसटी इकलौता रेवेन्यू आइटम है जो इसमें डाला गया। क्यों? क्योंकि जीएसटी का पैसा 50% सेंट्रल का है और 50% स्टेट का है। तो ये 50-50 कहां अप्लाई होगा? बोलो कहां अप्लाई होगा? जब कॉन्करेंट में आएगा। संविधान भी लॉजिक है, खाली साइंस पे लॉजिक नहीं है, संविधान पे भी लॉजिक है। यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक। संविधान का लॉजिक समझ में आया कि जो मैटर यूनियन लिस्ट में आएगा, कलेक्शन कौन करेगा? सेंट्रल। स्टेट में स्टेट, कॉन्करेंट में जीएसटी जो आएगा वो वोट करेगा। लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। किससे परमिशन लेके? अच्छा, लॉ स्टेट बनाए, लॉ सेंट्रल बनाए, कोई डिफरेंस है? हाँ, बहुत डिफरेंस है। अगर सेंट्रल कोई लॉ बनाएगा तो उस बिल के ऊपर सिग्नेचर रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अगर सेंट्रल कोई लॉ लेके आ रहा है मार्केट में तो उसके ऊपर साइन तो कोई करेगा। कौन करेगा? ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर स्टेट कोई लॉ लेके आता है तो उसके ऊपर साइन कौन करेगा? ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्यपाल होता है ना, ये देखना थोड़े 2-4 बिल्डिंग के बाद उसका बिल्डिंग दिखेगा, छत पे जाओगे तो दिख जाएगा। सामने तो है ना राजभवन हम लोग का, तो वहां पे एक भाई साहब रहते हैं, एक भाई साहब के लिए उतना काम है। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोग को तो उस क्लाइंट पे जाकर दिखता ही है। तो वो भाई साहब क्या करता है, हम लोग का देश में उसका 2 ही काम है। जब कोई सेरेमनी होगा जाके वो फीता वीता काटना होता है और 2-4 कमेंट करना होता है, एंड वही जब लॉ आएगा साइन करना होता है। प्रेसिडेंट का वही हाल है। तो सर ये लोग कब पावर में आएगा? ये लोग कब अपना निंजा टेक्निक दिखाएगा? जिस दिन इमरजेंसी आए। इमरजेंसी देखना 1975, आज भी बहुत सारा सरकार जो एंटी कांग्रेस है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे मेंशन करता है कि इमरजेंसी जब 1975 में आया था, जिस टाइम पे गवर्नमेंट इनएक्टिव हो जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल चालू हो जाता है और आर्मी के पास उस टाइम पे पावर आ जाता है, पुलिस तब कोई काम करनी है। जानते ना सब बातें होता है। तो उस टाइम पे राज्यपाल तब सुपर एक्टिव हो जाएगा, सुपर से ऊपर एक्टिव हो जाएगा, वो उन लोगों का काम होगा। बट ऐसा ना हो तो ही बेटर हो, ठीक है। तो जो भी है, दैट इज अ थिंग ऑफ द बेसिक थिंग। तो आई थिंक आप लोग का ये सारा चीज क्लियर हुआ आप लोग का। तो जाने से पहले 1 मिनट के अंदर क्विक रिकैप जो अभी Yes, तक, sir. ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट किए थे टैक्स का डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन ऑफ टैक्स वाज क्वाइट सिंपल। टैक्स इज अ कंपलसरी मॉनेटरी पेमेंट टू होम, टू गवर्नमेंट, विदाउट प्रोपोर्शनल रिटर्न। मीनिंग क्लियर है ना? प्रोपोर्शनल रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न में जो आएगा वो इक्विवेलेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडिया में टैक्स कितना तरह का पाया जाता है? 1 की 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई भी टैक्स को डायरेक्ट बोलना है कि इनडायरेक्ट बोलना है, इसके लिए 2 बात है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, इंपैक्ट का मतलब होता है बर्डन। अगर दोनों एक ही जन के ऊपर आएगा तो डायरेक्ट टैक्स, डिफरेंट हो जाएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इंडिया में लॉ कौन बनाएगा? ये बात सरकार तय करेगी, संविधान तय करेगा। बात अगर यूनियन लिस्ट का है तो लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल। स्टेट में स्टेट, कॉन्करेंट में लॉ कौन बनाएगा? मजा नहीं आएगा, टेक टू और एक बार मजा नहीं, आप लोग गलत बोलो। अब इस बार सही बोला, ठीक है। यूनियन लिस्ट में लॉ कौन बनाएगा? पक्का। स्टेट में लॉ कौन बनाएगा? कॉन्करेंट में, गुड, थैंक यू। कोई बोल नहीं बोला बोथ, ठीक है। बनाएगा कौन? स्टेट। परमिशन किसका रहेगा? डन। अच्छा, संविधान में लॉ है कि परमिशन है? परमिशन है। अच्छा, कोई चीज के ऊपर लॉ बनाने बट संविधान में है ही नहीं तो लॉ बनेगा? पहले संविधान को चेंज करो फिर लॉ बनेगा। जीएसटी का जो हिस्ट्री है इंडिया में, आपको भी पढ़ना, 2003 में प्रपोजल आया था और 2017 तक लग गया खाली आते आते, तो 13 साल के लॉ टाइप हो रहा था, संविधान चेंज नहीं हुआ था। क्यों? जीएसटी सेल के ऊपर नहीं लगता है, जीएसटी 25 के ऊपर भी जिसे लगता है सप्लाई के ऊपर। इंडिया में सप्लाई जैसे चीज के ऊपर टैक्स लगता है, ये बात संविधान में था ही नहीं। तो पहले आपको संविधान को चेंज करना पड़ा, और संविधान में चेंज करना इतना इजी नहीं है, उसके लिए लोअर हाउस अपर हाउस सबका परमिशन दरकार, इसलिए इतना टाइम लग गया। उतना इजी नहीं है सर, समझाएंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है मैम। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा आगे को बैक कर लो। Thank you, sir.
सीधा से दे देते। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आई थिंक समझ में आया आप लोग को, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर।